गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ने अभी तक जो है विद्रोह में हम लोग 2 विद्रोह अभी तक पढ़ चुके हैं। उसमें से एक ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह एक साथ पढ़े थे। दूसरा विद्रोह में हम लोग भूमिज विद्रोह पढ़े हुए हैं, है ना, जिसका गंगा नारायण सिंह हंगामा कहते हैं। तीसरा विद्रोह आज हम लोग पढ़ेंगे हो और कोल विद्रोह, दोनों एक साथ हम लोग आज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो अभी हम बता रहे हैं ये सारा जो आपका कोल्हन क्षेत्र का ही है ना। कोल्हन क्षेत्र का ही अभी हम पढ़ा रहे हैं। जो कोल्हन क्षेत्र नहीं यानी हम कह सकते हैं कि आज का दक्षिणी छोटा नागपुर है ना। दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है आपको पता होना चाहिए इसका। तो उसमें सब दक्षिणी छोटा नागपुर और सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, सिंहभूम का आज जो भी है, चाहे उसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम या सरायकेला खरसावां, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी विद्रोह हुआ था अंग्रेज के खिलाफ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तक जो आज उसमें खिलाफ जो हुआ था उसमें मेनली जो सो आपका हो था और कौन सा था, कोल विद्रोह था, ठीक है। देखिए हो विद्रोह का हुआ था, ये जो है 1820 से 21 के बीच हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ था ये 1832 से 33 के बीच हुआ था, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये 32 और ये 33 के बीच में हुआ था। दोनों जो है सो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर और ये आपका कोल्हन रीजन का जो एरिया है उसमें जो विद्रोह हुआ था उसका ये है ना। अब हम लोग देखेंगे, ये पेन चल नहीं रहा है सही से, हाँ ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए हो विद्रोह इसलिए हुआ चूंकि ये हो जनजाति का था। कोल विद्रोह हम लोग इसलिए कोल इसको कहा गया है अंग्रेज के द्वारा क्योंकि कोल मतलब कोल्हन, यानी जिस आंदोलन का आरंभ कोल्हन में हुआ उसको हम लोग कोल कहते हैं, ठीक है। अब कोल जो है, अब देखिएगा कि ये जो है कोल्हन आज के डेट में अगर आप देखिए तो आपको चाईबासा का जो सदर है, चाईबासा सदर मतलब क्या समझे, चाईबासा सब डिवीजन के अंदर जो भी ब्लॉक्स आता है वो सारा कोल्हन है। और दूसरा जो है आज के डेट में चक्रधरपुर भी उसका एक आज के डेट में सब डिवीजन है। तो ये 2 सब डिवीजन में जितने भी ब्लॉक आता है वही उस समय का कोल्हन रीजन था। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये सब जो है हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रीजन में कौन सा हुआ था और ये कौन सा जिला किस प्रमंडल में पड़ता है। अब हम उसके बाद देखेंगे कि हो जो है, आपको अभी बताए ना कि हो का कब हुआ था विद्रोह, 1820 से 21 के बाद, है ना विद्रोह। थोड़ा हम फास्ट पढ़ाते हैं लेकिन फास्ट पढ़ाने के साथ में जो है बार बार चीज को रिपीट भी करते हैं। 1820 से 1821 में होता है, ठीक है। हो विद्रोह होने का कारण क्या था, सबसे मेन अगर कहा जाए तो कहता है कि जगन्नाथ सिंह जो था ना उधर का राजा, इसका ये चूंकि अंग्रेज का पिछलगू था, ये अंग्रेज जो कहता था वही बात कोई मानता था और उसी अनुसार ही कर लगाता था। हो जनजाति कभी भी ये किसी के मैंने अधीन नहीं रहा है। इवन जब अकबर ने ये मानसिंह वगैरह को जब लाए तब जाकर के उस पर किसी तरह से छोटा मोटा कर देने के लिए सब बाध्य हुआ था, अदरवाइज कभी भी ये किसी के अधीन रहा नहीं। और इसी के लिए देखिए मानसिंह के कारण ही जो कहता है कि आज जो मानभूम है, सिंहभूम है, ढालभूम है और ये सब एरिया को बना करके एक जिला उन्होंने बनाया था जो, तो ये भी जो है उसके कारण मानसिंह ने सिर्फ कर वसूलने के लिए, लेकिन कर भी वसूल नहीं पाता था। तो ये कभी भी किसी के अधीन नहीं रहा। लेकिन जब अंग्रेज आया और अंग्रेज ने नए नए शर्त लाए, बंदोबस्ती अस्थाई बंदोबस्ती 1793 में आ गया। अस्थाई बंदोबस्ती मतलब इतना कर आपको देना ही देना है। अस्थाई मतलब क्या होता है, परमानेंट, है ना। तो जो परमानेंट हो गया कि आपका चाहे वो सुखाड़ पड़े, फसल हो या ना हो, आपको जो है सो देना पड़ेगा। ये कौन लाया था आपको पता ही होगा, अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था। हिस्ट्री का अगर आप स्टूडेंट होंगे तो कॉर्नवालिस, आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने ही लाया था। तो वही अब जब आ जाता है तो क्या होता है कि ये जो है सो हर जगह
अस्थाई बंदोबस्त रहता है। इसका जमीन आप जानते हैं कि जितने भी हमारे झारखंड का ये जो कहेंगे कि जमीन है, आप देख रहे हैं पठारी क्षेत्र है, हर जगह जंगल था, उसको खेत बनाने के लिए लोग अपने से प्रयास किए, उसको खेत रूप में बनाया और अपना जमीन पर फसल उपजाता था। कल के डेट में अंग्रेज आता है और कहता है कि नहीं, ये जमीन आपका नहीं है, जमीन मेरा, लगान आपको देना पड़ेगा, तो अपने ही जमीन पर अपना लगान देना, ये कहीं से भी नहीं बनता था। तो ये जगन्नाथ सिंह उसमें उधर का राजा था। ये सब का भी कंट्रोल जो सो हो जनजाति पर कभी नहीं रहा है। हो कोल भूमि जितने भी उराव मुंडा उधर जनजाति थे, इस सब पे इसका कंट्रोल नहीं था, बस अपने आप को राजा था और कुछ कर जो सो कभी कभी पारितोषिक रूप में दे देता था, लेकिन ये कभी कंट्रोल में नहीं रहा। लेकिन ये जब इसका पिछलग्गू बन गया तो ये बोला यार तुम क्या कर रहे हो, अब हमारा राजा ही इस तरह का हो गया है तो फिर अब कैसे होगा। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेज और इसके खिलाफ भी हम कर सकते हैं कि इन्होंने विद्रोह कर देता है। और यही जो है आप देखिए कि रोरो नदी जो हम पढ़ाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा रोरो नदी के बारे में। इसी के नज़दीक में आपको चाईबासा टाउन बसा हुआ है। तो इसी के किनारे जो है कौन होता है, मेजर रफसेज। मेजर रफसेज, ये देखिएगा, ये रफसेज जो है आपको आएगा बार बार इधर का पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट तरफ जो है सो रफसेज का ज़्यादा बोलबाला रहता है। तो मेजर समझते हैं ना, मेजर हम बोले ना कि आज के डेट में आपका हर जिला में जो एसपी रहता है उसके रैंक का ही आदमी होता है, उस रैंक का ही आर्मी का आदमी होता है। तो ये मेजर रफसेज इसमें यहाँ पर 1820 ईस्वी में 1820-21 में जो हुआ था इसका हो विद्रोह, उसमें जो है सो ये सेना लेकर के जाता है रोरो नदी में। और जो है देखिएगा, ये जो आपको रोरो नदी पर चाईबासा बता रहे हैं, ये उत्तरी है, कोल्हन का ये उत्तरी भाग है, ठीक है। और एक दक्षिणी भाग है जो कि आपका चक्रधरपुर का एरिया आता है। आपको अभी बताया ना कि कोल्हन रीजन में दो भाग में भी है, जो कि मेनली जो है एक आपका चाईबासा सदर और दूसरा जो है सो चक्रधरपुर का एरिया। तो चक्रधरपुर का एरिया जो था दक्षिण का भाग था, ये जो सो उत्तरी भाग था। तो उत्तरी भाग का जो 1820-21 में रफ से जब आक्रमण कर देता है तो हो लोग जो है सो अपने आप को सरेंडर कर देता है लास्ट में, और जो है क्या होता है कि ये सब हार जाता है और मान लेता है कि भाई आप लोग जो कहेंगे वही होगा। लेकिन दक्षिणी तरफ का जो हो लोग था वो सब अभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं था, और सब फिर से एक बार लड़ाई करता है, ठीक है। लेकिन 1827 ईस्वी में कहता है कि इसको जो है कर्नल अगर आता है, देखिए मेजर से ऊपर कौन होता है, कर्नल। तो कर्नल रिचर्ड्स आता है, कर्नल रिचर्ड्स, ठीक है, कर्नल रिचर्ड्स। कर्नल रिचर्ड क्या करता है, इसको जो है पूर्ण रूप से हो जनजाति को हरा देता है। और अब जो है इसका क्या कहते हैं कि हो लोग जो सो आत्मसमर्पण कर देता है खुद को। तो हो विद्रोह में कोई एक अस्थाई नेता नहीं था, किसी एक नेता को हम प्रमुख रूप से नहीं कह सकते हैं। हो विद्रोह में मेनली आप जो है सो ये 1820 और 21 को आप ले सकते हैं। और किसमें हुआ था, कर्नल रफसेज से हुआ था। मेजर रफसेज इसको किया था 1820-21 में। 27 में कर्नल रिचर्ड्स इसको पूर्ण रूप से इसको कंट्रोल में ले लेता है और हो जनजाति वाला ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद से फिर पनपता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि देखिए अंग्रेज आने के बाद क्या हो जाता है, लगान को जो सो अस्थाई कर देता है ना। उसके बाद क्या करता है, देखिए इसका संस्कृति का लॉस होता है। तीसरा क्या होता है, उसका महिलाओं पर अत्याचार होता है, क्योंकि उसके बाद अंग्रेज आने के बाद क्या हुआ, सिख है या फिर आपका मुस्लिम है या फिर और भी बड़े बड़े ऊंचे कास्ट के लोग आ जाते हैं उस एरिया में, जमींदार बन करके या लठेत बन करके जमींदार का। तो उसमें क्या होता है, वहाँ का जो लोकल जो पब्लिक होता है, जो ईमानदार रहते हैं और अपने खेती से अपना जीवन यापन करते हैं, उसके घर पर जो है सो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है। तो इस कंडीशन पे जो है आप सोच सकते हैं अपने से ही कि अगर हम लोग एक असहाय आदमी हैं और आपके गांव में ही कोई बलवान आदमी अगर आपके घर में बैठ करके डेली चाय पी रहा है या कुछ आपके घर में बिना आपको कहे और आ जा रहा है तो आपको कैसा लगता है। तो उस समय का स्थिति आप सोचिए
कि अंग्रेज आ गया था, उसके बाद उसके साथ आने वाले सिख या मुस्लिम या फिर जो भी बड़े कास्ट ऊंचे कास्ट के लोग होते थे, तो उनके आ जाने के बाद इन लोग का घर में जाके बैठना है, इनके फैमिली के साथ जो है सो गप्पे लड़ाना या फिर उसके साथ अपने क्या कहते हैं कि इस तरह की काम करना जो कि उन लोग को सह नहीं पाते होंगे, तो ये कितना मजबूरी उन लोग को रहा होगा। तो ये एक तरीका से विद्रोह में प्रज्वलित होना स्वाभाविक था, और इसी के कारण जो है देखिएगा तो इसमें क्या होता है, इसका मेनली रहा होगा, यही सब रहा होगा स्थिति कि लगान उसका बढ़ाते हैं, संस्कृति उसका गायब हो रहा होगा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा होगा, आर्थिक शोषण हो रहा होगा, है ना, आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण हो रहा होगा, और क्या हो सकता है, सामाजिक शोषण हो रहा होगा, है ना, सबको बंधुआ मजदूर की तरह रखता था, पैसा लेता था 10 रुपया, लेकिन मान लीजिए 10 आना जो भी उस समय का वैल्यू रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वसूलना करता होगा। उसके बाद क्या था, पदचुई कर, ये जो कर है आपका हड़िया का कर है, ठीक है ना, हड़िया का कर जो है लगा देता है, इस पर जो सो उत्पाद शुल्क लगा देता है, जो आज के डेट में आपका जीएसटी है ना, वो वाला इस पर लगा दिया जाता है। जबकि हड़िया आप जानते हैं, जो भी झारखंड से होंगे उसको पता होगा कि हड़िया क्या होता है। आप रांची का या हजारीबाग या फिर जो भी आप अगर पश्चिमी सिंहभूम तरफ से आते हैं या फिर गिरिडीह वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, तो ये जो हड़िया जो है ये आपका चावल जो कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ रात में भी झारखंड में चावल ही बनता है, चाहे वो दिन हो रात हो या फिर क्या कहते हैं दिन हो रात हो या सुबह हो, हर समय चावल ही खाता है लोग, चूँकि यहाँ चावल का खेती ज़्यादा होता है। पठारी क्षेत्र में गेहूँ बहुत ही कम होता है, कुछ एरिया अगर छोड़ दिया जाए तो लोग जो सो हड़िया जो है क्या है, चावल का ही रात में जो रखता है उसी को फिर से सुबह का था उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है, वो हड़िया बनाता है। तो वो हड़िया जो है हर कोई एक शराब की तरह उसको पीता है, नशा इसमें आता है। इस पर भी हर घर में होता था। तो इसको देखिए कि आपको 4 आना जो है कहता है, 4 आना। आप जानते हैं जो भी अभी नया लड़का है उसको पता होगा या नहीं होगा कि हमारा जो है 1 रुपया जो बना रहता है वो जो है सो आपका कितने होता है, 16 आना का मिल के बना हुआ रहता है ना, यानी कि ये 25 पैसा समझिए इसका, ठीक है, ये 25 पैसा। तो 4 आना जो है सो हर घर में कर लगा दिया जाता है कि अगर आप हड़िया बनाते हैं अपने घर में तो आपको 4 आना जो है सो देना पड़ेगा। ये कब हो गया था, पचुई कर कहता है कि 1824 में हुआ था, ठीक है, 1824 से ही लगा दिया जाता है। तो ये भी एक, उसके बाद एक होता है आबकारी कर। ये आबकारी कर क्या था कि आपको जो है सो नील का खेती करना अनिवार्य हो गया था। अगर नील की खेती नहीं करते हैं तो आप पर ये टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये आबकारी देखिए, कोई भी नील का खेती से हम लोग क्या फायदा है, लेकिन ये तो अंग्रेज ले जाता था सारा नील को, तो ये उपजाता था, अंग्रेज बोला था कि आप उपजाओ और अगर नहीं उपजाओगे तो आपको ये कर आपको देना पड़ेगा, जो कि इन लोग के लिए मुश्किल हो रहा था। लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, राजाओं के द्वारा शोषण हो रहा था, जमींदारों के द्वारा शोषण हो रहा था। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। आप मेंस के रूप में भी इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो सो आपको मेंस में भी इस तरह का लिखने का आपका आइडिया बना रहेगा। और चूँकि लॉन्ग अगर आप अच्छा से अगर पढ़ेंगे तो ये था इसका कि यही रीजन रहा होगा आपका हो जनजाति का विद्रोह का और कोल विद्रोह का, जनजाति का विद्रोह का। तो क्या होता है, हो जनजाति के बारे में आपको बता दिए कि इसका मेन रूप से कोई ऐसा क्या कहते हैं कोई मुख्य नेता नहीं था, लेकिन पोथो कहता है कि इसका था, ये पोथो है ना। इसके जो है आज के डेट में पाठो या पोथो है, पाठो या पोथो करके इसका एक नेता था। इसका सही नाम जो सो कहीं मिलता नहीं, कहीं पोथो या कहीं पाठो मिलता है। ये इसका एक मुख्य नेता होता है जो कि सेरेंदिया घाटी में कहता है, सेरेंदिया घाटी में इसको जो सो मार देता है फिर इसको लास्ट में फाइनली रूप से, और यहीं पर जो सो हो विद्रोह। तो देखिए कि पाठो करके जो है सो आज के डेट में क्या कहते हैं झारखंड गवर्नमेंट योजना चला रही है सबका खेल प्रतियोगिता ये वगैरह जो होता है। तो पाठो करके, ये पाठ हो मतलब हो जनजाति का जैसे सरनेम है, पाठो इसका नाम है, तो पाठो करके भी जो सो इसका
यही एक मेन इसका नेता हम कह सकते हैं कि था। ठीक है, तो ये हो विद्रोह में आपका इतना ही था। हो विद्रोह का आपका लंबाई आपका जो है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है अगर मेंस में, तो हो विद्रोह में आपको नेता को छोड़ करके आपको उसका क्यों, उसका समस्या क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ है ना, उस क्या कहते हैं विद्रोह का, उसका रीजन क्या था, और जो है सो उसका आपका क्या कहते हैं उसमें हो जनजाति का कौन कौन लोग भाग इसमें लिए थे, ये सब सारा आप लिख करके लॉन्ग क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो इसके बाद का इसका जो मेन विद्रोह था ये था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, ठीक है, जो 1832 और 33 में चल रहा था। देखिएगा, आपको कल ही हम पढ़ाए हैं इसके बारे में कि इसी के साथ साथ आप भूमिज विद्रोह भी आप देखे होंगे कि भूमिज विद्रोह भी जो है सो इसी के साथ में स्टार्ट होता है। कौन? गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह भी जो है सो इसी समय ही ये भूमिज विद्रोह भी स्टार्ट होता है। ये अपना भाई जो चचेरा भाई होता है माधव सिंह को ही मार करके, और जो है सो 1832 में ये भी आरंभ होता है। ये भी देखिए कि उसी समय आरंभ होता है, क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ गया था कि हर जगह जो है सो विद्रोह करना हर किसी के लिए मजबूरी बन गया था। जरूरी नहीं कह सकते, इसको हम मजबूरी कहते हैं, क्योंकि लोग जो है, एक गरीब लोग कभी भी विद्रोह नहीं करना चाहता है। विद्रोह तब करना चाहता है जब सर से ऊपर पानी चला जाता है, तो यही रीजन रहा होगा। और कोल विद्रोह का अगर हम देखें तो देखिए, ये कहता है कि इसका जो है सिंगराय मानकी। देखिए सिंगराय मानकी जो है, देखिए मानकी क्या होता है, ये जो है सो इन लोग का पीर का एक, जो देखिए ग्राम लेवल पे इसका कौन होता है? मुंडा होता है, ठीक है, और जो पीर लेवल पे इसका कौन होता है? तो मानकी होता है, यानी उससे बड़ा अधिकारी ये होता है। मुंडा से बड़ा अधिकारी मानकी होता है। तो मानकी लोग अगर आ गया है इसमें, अगर विद्रोह कर रहा है मानकी लोग, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका आदिवासियों का जो अपना एक प्रशासन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था था, अपना पारंपरिक शासन व्यवस्था था, मानकी शासन व्यवस्था है ना। पढ़ा पंचायत कहा जाता है ना उसको, पढ़ा पंचायत कहा जाता है ना उसको। तो यही पढ़ा पंचायत का जो शासन व्यवस्था, जिसमें मानकी मुंडा से ऊपर होता है, ये सब उस तरह का जो केस होता है, फिर आगे मानकी के पास जाता है, या फिर कर वसूलने वाला है, या फिर किसी तरह का झगड़ा या इस सब का जो क्या कहते हैं निर्णय देने के लिए सब होता था। तो इसको कहता है कि अंग्रेज आने के बाद सबको हटा दिया जाता है, और इस सब का छीन करके क्या करता है कि इसी का सिंगराय मानकी का ही देखिएगा कि इसका 12 गांव जो है, 12 गांव को क्या करता है कि सिख को दे देता है, ठीक है, सिख को दे दिया जाता है 12 गांव को, क्योंकि ये तो इसके अंदर कितना 15 गांव, 12 से 15 गांव इसका रहता है, 12 गांव इसका जो है सो क्या करता है, कौन देता है ये इसका? हरिनाथ शाही। देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं कि हरिनाथ शाही सब कौन है? ये वही है आपका क्या कहते हैं, जो नागवंश का राजा है, वही सब राजा है, उसी के अंदर ही पूरा था जमीन, जो कि अंग्रेज तो सिर्फ कर लेता था। तो ये जो क्या करता है, इसका 12 गांव का जो है किसी सिख को दे देता है, जो कि बताए थे ना कि अंग्रेज आने के बाद उन लोग का आना आरंभ हो गया था, सिख का, मुस्लिम का और सबका। तो ये 12 गांव क्या करता है, हरिनाथ शाही किसको देता है? सिख को दे देता है। और इसका जो 2 बहन भी जो रहता है, उसके साथ भी ये जो क्या कहते हैं बलात्कार करता है, ठीक है। तो ये जो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण भी क्या होता है कि ये युद्ध का मुख्य कारण इसका यही बन जाता है, क्योंकि इसके पास जो मानकी व्यवस्था था उसके अनुसार, पढ़ा पंचायत मानकी के अनुसार, तो ये 12 गांव जो इसके अंदर था, इसको ये जो है सो इसको दे देता है, और इसके साथ इसका 2 बहन के साथ भी अत्याचार करता है। तो ये कोई सह पाएगा? बताइए, तो सहना मुश्किल है। इस कारण से जो है सो ये सिंगराय मानकी इस विद्रोह में आ जाता है। इसी का भाई रहता है बिंदराय मानकी, ठीक है, कहीं कहीं इसका अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ये जो सो ये दोनों कहाँ का रहता है? तो सोनपुर परगना का रहता है। आपको बताए हैं कि ये जो सो सारा परगना मिल करके ही बना हुआ था ना,
जिला जो बना हुआ था पहले वो क्या था, परगना मिलकर ही बना था, जो आपको हम बताए थे पहले कि जंगल महाल जो सो 23 परगना मिल करके डिस्ट्रिक्ट था ना। और उसके बाद क्या होता है कि 1833 में क्या करता है, ये जिला सब तोड़ दिया जाता है। तो ये जो सो क्या होता है, नॉन क्या था इसका रेगुलेशन 13, क्या था रेगुलेशन 30 में ही सब जिला को तोड़ता है ना। तो ये जो है 1833 में सारा परगना से था, तो ये सोनपुर परगना से, कभी दे देगा ये सिंगराय मानकी जो सो किस परगना से था। तो आपको ये चीज बोलना होगा कि ये जो है सो आपका किससे था, सोनपुर परगना से था, ठीक है। और इसी का भाई भिंडराय मानकी रहता है। एक और देखिए यहाँ पर आता है सुरगा मुंडा, ठीक है। सुरगा मुंडा जो है ये मुंडा है, देखिए यहाँ पर क्या था मानकी था, यहाँ पर क्या है मुंडा है। इसके मतलब इससे ये जूनियर है, ठीक है ना। इसके वाइफ के साथ जो सो जफर अली इसका वाइफ को लेकर के भाग जाता है। देखिए कितने कितने मना हरकत कर रहा है इन लोग आने के बाद। जफर अली क्या करता है, इसका वाइफ को लेकर के भाग जाता है। इसको तो गुस्सा आएगा ही, ये भी जो सो इसमें इस विद्रोह में करने के लिए तैयार हो जाता है। इन लोग को सबको तो ज्ञात रहता है। सुरगा मुंडा भी ये कहाँ का था, बंदगांव का, ठीक है। यहीं पर जो सो आप देखिएगा कि ये बंदगांव का होता है। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि तमाड़ में, तमाड़ आप जानते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, रांची में है। ये जो सो क्या है पंच परगना का भाग है। पंच परगना में 5 ये आपका ब्लॉक आता है, और उसको हमने आपको बताया हुआ है पंच परगना में जो आता है। तो ये तमाड़ का ही जैसे लंका गांव होता है, ठीक है। तो उसी के दिन देखिएगा कि 11 दिसंबर 1832 को जो है क्रांति स्टार्ट होता है। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1832 ईस्वी, ये इसी दिन जो है सो इस क्रांति, इस विद्रोह का आरंभ होता है। कहाँ से, लंका गांव से। और इसका सारा कौन करता है, ये व्यवस्था भिंडराय मानकी करता है। भिंडराय मानकी किसका भाई रहता है, सिंहराय मानकी का, सिंहराय है ना, सिंधराय, सॉरी इसको याद रखिएगा, यहाँ पर सिंह नहीं सिंध है। सिंधराय मानकी इसका ही भाई जो इसका सारा व्यवस्था करता है, और उसी दिन से स्टार्ट होता है। इसमें एक और जो मेन रूप से इसका सबसे जो महानायक कहते हैं, इस विद्रोह का जो महानायक था वो बुद्धू भगत था। बुद्धू भगत, ये कभी मत भूलिएगा। बुद्धू भगत के ये इसका जो है बुद्धू भगत जो है ये मेन यहाँ का इसका नेता होता है। बुद्धू भगत, ठीक है। बुद्धू भगत इसका मेन होता है। और इसका जन्म जो है आपका 17 फरवरी है ना 1792 में होता है। और जो है 13 फरवरी 1832 को इसकी मृत्यु भी हो जाती है। 11 दिसंबर ये तमाड़ में जो है लंका गांव में 11 दिसंबर रहता है, ठीक है। 11 दिसंबर 1831, यहाँ पर आप याद रखिएगा 1831, ठीक है। ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई थी। तो 1831 से 33 होता है, ये 11 दिसंबर 1831 होता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 1831 में इसका आरंभ होता है लंका गांव से। कहाँ से होता है, लंका गांव से। और इसका मृत्यु 13 फरवरी 1832 में होता है, ठीक है। तो बुद्धू भगत जो है ये बहुत ही, ये देखिए ये जो है आपका रांची जिला का ये रांची जिला का क्या है, चान्हो प्रखंड का है। तो याद रखिएगा क्या है, सिलगाई गांव में इसका जन्म होता है, यहीं पर इसका मृत्यु भी होता है। तो ये सिलगाई गांव का रहता है, रांची जिला का चान्हो प्रखंड का। चान्हो प्रखंड अगर आप देखिएगा तो ये जो हमने अभी तक देख पा रहा है ये कांची नदी के किनारे है, कांची नदी के किनारे है, ठीक है। ये कांची नदी आप जानते होंगे कि इसको कहता है आदिवासी लोग इसको गंगा का दर्जा दिया हुआ है। ये चीज जरूर याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है
कि गंगा का दर्जा किस नदी को दिया गया है आदिवासी के द्वारा, तो वो कांची नदी है। ये कांची नदी आपका तमाड़ में है ना, ये आपका क्या कहते हैं खूंटी में भी बहता है और ये तमाड़ ब्लॉक में भी बहता है। तो इसी का ही जो सो आपका चान्हो प्रखंड जो सो कांची नदी, इसमें बैठ करके ये अंग्रेज जो इतना अत्याचार कर रहा था उसके बारे में सोचते रहता था कि हम कैसे इसका इसके साथ हम विद्रोह करें और कैसे इसके साथ निपटारा कर सकें। तो बुद्धू भगत भी उस क्रांति में आ जाता है, विद्रोह में आ जाता है, जिसमें सिंधराय मानकी, आपका विंद्राय मानकी, क्या कहते हैं सुरगा मुंडा, ये सब रहता है। अब फाइनली देखिएगा कि इस कोल विद्रोह में ये सिंगराय मानकी, विंद्राय मानकी और ये सुरगा मुंडा, ये सब मरता कोई नहीं है। ये सब जो है सो अपने आप को लास्ट में 1833 में ये सब जो है सो अपना सरेंडर कर देता है। और ये सिंगराय मानकी वगैरह को जो क्या करते हैं हजारीबाग का जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ इसका मृत्यु बाद में हो जाता है। तो अभी हम ये चल रहे थे कि कोल विद्रोह में कौन कौन इसका मेन जो नेता था, अगर देखिएगा नेता के बारे में देखिए तो इसका कभी कभी नेता पूछ देता है कि सिंगराय मानकी, सिंधराय मानकी, दूसरा विंद्राय मानकी, तीसरा जो है सो सिंधराय मानकी, विंद्राय मानकी दोनों भाई हो गया, सुरगा मुंडा है ना, उसके बाद मोहन मानकी, ये सब साथ देखिए मानकी है, मानकी सरनेम नहीं है, मानकी जो कि इसको दिया गया है क्योंकि ये सब वहाँ का क्या कहता है पीर का ये सब राजा होता था, समझिए उसके अपना जो इसका अपना पारंपरिक शासन व्यवस्था जो होता है आदिवासी का, है ना। उसके बाद क्या होता है नागू पाहन। देखिए पाहन मतलब आज के डेट में सबका पंडित जो होता है, जो सबका पूजा पाठ कराता है, ये पंडित जी भी इसमें ऐसे आ गया था। किसका पंडित जी है? आदिवासियों का ये पंडित जी है, ये भी इसमें देखिए आ जाता है आपका, ठीक है। तो इसके बाद इसका और भी बहुत सारा इसका नेता होता है, ठीक है ना। उसमें आपका देखिए ना, इसका सुरगा मुंडा हो गया, उसके बाद सुरगा मानकी होता है, इन लोग इसका बहुत सारा रहता है। लेकिन जनरली इसका जो है देखिए, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हलधर भगत है ना, उसके बाद जोया भगत क्या है, देखिए भगत मतलब भी पुजारी होता है, ये सब उराव जाति का है, ठीक है ना, ये उराव का है, जबकि ये जो है सो भूमि जनजाति है। तो बोले थे ना कि ये जो विद्रोह था ये सिर्फ किसी एक जनजाति का नहीं था, इसमें बहुत सारे जनजाति आए थे, चाहे भूमिज हो, चाहे उराव हो, चाहे मुंडा हो, है ना। और ये चेरो और खरवार, ये जनजाति लोग भी आ गया था इसमें, ठीक है ना। जो आपको शाही नजर आएगा, जो शाही जो नेता इसका जो होता है ना, दुखन शाही है ना। उसके बाद शिवनाथ शाही, नहीं भूतनाथ शाही, सॉरी, ठीक है। ये भूतनाथ शाही, दुखन शाही, ये सब क्या है, चेरो का ही था, क्योंकि शाही वही सब लगाता है ना। तो ये सब जो है आपका इसका ये सब देखिए कि चेरो यानी ये जो देखिए विद्रोह था, ये सिर्फ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और ये दक्षिणी छोटा नागपुर का आज का क्षेत्र है उसमें ही नहीं फैला हुआ था, बल्कि ये पलामू का एरिया में भी ये चीज़ फैला हुआ था। अब कहेंगे कि अगर कह दे पूछ दे कि इस विद्रोह में कौन सा ऐसा जो है आपका क्षेत्र था जो कि इसमें प्रभावित नहीं था। देखिए इसमें मानभूम भी था, है ना, इसमें मानभूम भी था। तो मानभूम हो गया, सिंहभूम हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, ये सब याद रखिएगा। मानभूम हो गया, सिंहभूम हो गया, है ना, सिंहभूम में सब आ जाएगा, मानभूम आ जाएगा, धनबाद वगैरह एरिया में कभी। और जो सो इसके बाद कौन सा आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर अगर हम कह दिए तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी जिला आता है सारा है, ठीक है ना, चाहे वो सिमडेगा हो, चाहे गुमला हो, चाहे लोहरदगा हो, चाहे रांची हो, चाहे वो खूंटी हो, है ना। तो ये सब सारा डिस्ट्रिक्ट इसका आ जाता है। उसके बाद आपका पलामू आ गया,
अभी आपको दिखाया ना पलामू में चेरो और खरवार, ये सब भी जनजाति इसमें भाग लेता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सारा है ये इन लोग भी इसमें प्रभावित था। कौन सा ऐसा अगर प्रभावित नहीं था तो हजारीबाग। कभी कभी ये पूछता है कि कौन विद्रोह में कौन सा क्षेत्र जो है इसमें पूरे तरीके से अछूता रहा था, तो वो था हजारीबाग का क्षेत्र। इसका रीजन ये था क्योंकि रामगढ़ बटालियन यहीं पर था, है ना, और डर से जो है सब कोई भी विद्रोह नहीं करता था, फिर जानता था कि जैसे ही विद्रोह करेंगे सब चढ़ बैठेगा। क्योंकि इसका स्थापना जो है 1811 ईस्वी में ही हो चुका था, ठीक है। 1811 ईस्वी में ही रामगढ़ बटालियन का स्थापना हो चुका था। आपको हम बताए भी थे कि रघुनाथ जो है क्या कहते हैं, रघुनाथ महतो भी सिल्ली का जो था लोटा पहाड़ में, जानते हैं ना, ये रामगढ़ बटालियन को ही वो लूटना चाहता, चुआर विद्रोह वाला। तो ये रामगढ़ बटालियन 1811 में गया था, इसीलिए वो हजारीबाग का जो क्षेत्र था वो कोल विद्रोह के समय में ये पूरा अछूता रहा था। यहाँ तक क्लियर है। किसने किसने भाग लिया, क्यों भाग लिया, यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ पर आपको उसके बाद देखिए हलधर दे दिए, और भी बहुत सारा नेता है, 10 अभी नेता में लिखा है। उसके बाद देखिए गिरिधर भगत, हलधर भगत। ये गिरधर भगत और हलधर भगत ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों आप देखिएगा बुद्धू भगत का ही बेटा है ये दोनों, ठीक है। इसका उदय करण, इसका एक और बेटा होता है। 3 बेटा होता है बुद्धू भगत का। बुद्धू भगत का कितना बेटा होता है, अगर कोई पूछते कि बुद्धू भगत का कितना बेटा था, तो इसका 3 था। आप ये जरूर रखिएगा कि सबसे बड़ा हलधर था, दूसरा जो सो गिरिधर था, और तीसरा जो सो उदय या करण है, उदय करण या जो भी है इसका है। मेन आपका दोनों ये है, क्योंकि यही दोनों का मृत्यु भी हो जाता है जिस दिन अंग्रेज ने हमला करता है ना, तो इसमें जो है सो बुद्धू भगत के साथ ये भी मर जाता है। और बुद्धू भगत का बाल मुकंदी, ये इसका वाइफ का नाम है ना, पत्नी का नाम है किसका, बुद्धू भगत का। क्वेश्चन पूछ देगा कि बुद्धू भगत का वाइफ का नाम क्या था, तो बाल मुकुंदी था। ये याद रहेगा ना, बुद्धू भगत का बीवी का नाम बाल मुकुंदी, जरूर याद रखिएगा। और यही इसका दोनों बेटा जो है सो इसके साथ भी इसका भी मृत्यु हो जाता है। कब हो गया था हम लोग का देखे थे ना कि 13 फरवरी 1832 को मर जाता है। कोल विद्रोह समाप्ति हो जाता है 33 में, है। तो 1831 से 33 तक ये हुआ था, उसमें 32 में इसकी मृत्यु होती है। 33 में देखा कि ये सब जब मर ही गया तो बुद्धू भगत तो सिंदरा मान के विंदरा मान के सुरगा मुंडा अकेले क्या कर सकता है। फाइनली जो है सो ये सारा विद्रोह खत्म हो जाता है। अभी विद्रोह खत्म नहीं हुआ, हमने आपको बताया कि विद्रोह इसका खत्म हो गया, क्योंकि आपको हम इसके बारे में अभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये विद्रोह इतना भयानक था कि सोचिए कि अंग्रेज लोग को पुलिस जो है इसके लिए बनारस से, है ना, उसके बाद आपका बैरकपुर से, दानापुर से, उसके बाद आपका गोरखपुर से, ये सब जगह से, रामगढ़ का तो पुलिस था ही, यहाँ तक का सारा सेना को बुलाना पड़ा, तब जाके ये कोल विद्रोह को समाप्त कर पाया। बहुत ही भयानक स्थिति पे था। जितने भी लोग था, कहता है कि इसमें बहुत सारे जो मध्यम वर्ग का या उच्च जाति का लोग था, उसके घर का भी जो सो बहुत सारा बहू बेटियों का भी अपने क्या कहते हैं बलात्कार हुआ। बहुत सारे लोगों का जो है सो आर्थिक शोषण हुआ, उसका पैसा ले लेता था आदिवासी लोग, और ये कहता था कि भाई हम तुमको नहीं मारेंगे, बाद में उसको भी लोग मार देता था। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही भयानक विद्रोह था, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज भी इस तरह से बहुत ही हतोत्साहित हो गया था कि हम लोग का भी क्या स्थिति होगा, जीत पाएंगे या ना जीत पाएंगे। आप सोचिए कि लेकिन फाइनली जब ये बुद्धू भगत को मार देता है तो कुछ न कुछ यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। आप ये देखिएगा कि इसमें जो है ज़्यादातर साहूकार लोग, है ना, साहूकार लोग, सेना लोग, सेना मतलब जो उसका सेना रहता होगा अंग्रेज का, उसके बाद आपका उच्च वर्ग का लोग जो जाति है ना, ये सब जो है जाति ज़्यादा प्रभावित हुआ, इन लोगों को ज़्यादा मारा गया। कहा जाता है कि इस विद्रोह में 800 से 1000 जो है क्या होता है कि कोल विद्रोह में आदिवासियों का मृत्यु होता है, ठीक है।
इसमें आदिवासियों की मृत्यु होता है, जबकि कहा जाता है कि सिर्फ 12 सैनिक ही अंग्रेज का मरा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है सो बहुत ज्यादा मर गया है ना। ये सब विद्रोह होने के कारण चूंकि अंग्रेज से पार पाना तो खैर मुश्किल था, क्योंकि उसका तो पूरा इंडिया में इसका शासन आ ही चुका था, तो हर जगह इन्होंने बटालियन बना करके रखा हुआ था, तो वहां से सैनिक बुला लेता था जिधर विद्रोह होता था। तो ये लोग लेकिन फिर भी बहुत ही भयानक, कहा जाता है कि सबसे, अगर एक चीज और आता है कि सबसे व्यापक और सुव्यवस्थित अगर कोई भी अगर विद्रोह था, व्यापक एवं सुव्यवस्थित, एकदम पूरा व्यवस्था के साथ सुव्यवस्थित, अगर ये चीज दोनों वर्ड को याद रखिएगा, ये व्यापक और सुव्यवस्थित अगर कोई विद्रोह हुआ था तो वो कोल विद्रोह हुआ था। तो ये सब जो है जरूर आप याद रखिएगा, ये सब पॉइंट को जो है आता है। तो कि सबसे व्यापक और सुव्यवस्थित विद्रोह कौन था, तो कौन विद्रोह था, ये कौन कौन था, इसमें ये सब लोगों का जान गया। इसमें इतने आदिवासी लोग की मृत्यु हुई, 12 सैनिक ही लोग जो सिर्फ अंग्रेज का मरा था। इतना तो कम से कम आपको याद रहेगा ही, ये सब क्यों लड़ा था, ये क्यों लड़ा था। उसके बाद जो ये सब तो देखिए इन लोग के साथ में ही जो कि इसका रिलेटिव होगा तो सब आया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको हलधर और आपको गिरधर के बारे में हम बता ही दिए कि बुद्धू भगत का ही बेटा था दोनों। और इसका देखिए एक और होता है, आपको देखिए अभी 11 बताए ना, 12 और 13, ये सब 13 भी रखे, रुनिया और झुनिया, ये बुद्धू भगत का बेटी रहती है, ये बुद्धू भगत का बेटी रहती है रुनिया और झुनिया, ये दोनों भी इसमें इसके साथ में जो सो इसका मृत्यु हो जाता है। तो अंग्रेज जिस दिन इस पर घर पर हमला करता है ना, उस दिन किसी को नहीं छोड़ता है, सब घर में जो भी मिलता है सबको इसने मार देता है अंग्रेज को। ठीक है, तो हमने ये चीज बता दी आपको कि इसके कारण जो है आपका कोल विद्रोह क्या रीजन से हुआ था, कब हुआ था, इसका मुख्य नेता कौन था, किस किस एरिया में हुआ था, कहाँ पर इससे अछूता रहा, और जो सो अब हम लोग चलते हैं इस पे क्या क्या इसका कारण था, ये भी हमने बता दिया है। अब इसका देखिए कि इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको नॉन रेगुलेशन जिला घोषित करता है, नॉन रेगुलेशन प्रांत इसको है ना, नॉन रेगुलेशन प्रांत, ये हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, नॉन रेगुलेशन प्रांत है ना। तो इसको नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित करता है 1833 में, और यही बाद में जो है सो 1837 में यहीं पर विल्किंसन रूल आता है, विल्किंसन रूल लागू होता है। ठीक है, तो अभी देखिए कि ये जो नॉन रेगुलेशन जिला जो घोषित होता है, ये क्या था, जो आप देखे ना 1837 में एक नियमन होता है, कौन सा, जो 13 होता है, जिसमें जिला को जो है जंगल महाल को हटा दिया जाता है। अब देखिए उसी समय जो है हजारीबाग जिला बनता है 1833 में ही। उसके बाद आपका देखिए कि लोहरदगा का जिला बनता है ना। और उसी समय जो है सो 1837 में अगर जिसमें ये बनता है ना आपका विल्किंसन लागू होता है, इसी समय सिंहभूम जिला का भी गठन होता है। तो ये सब जो है क्यों था, क्योंकि इस समय विद्रोह ज्यादा होता था, तो गवर्नमेंट का ही सोचना था कि हम अगर अलग अलग जिला में बांट देंगे, और देखिए जहाँ पर आदिवासी का जगह ज्यादा है, जहाँ पर आदिवासी ज्यादा रह रहा है, आप अभी भी देखते होंगे कि उसको जो है सो अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर देता है। तो उसी तरह ये सब अधिसूचित नॉन रेगुलेशन प्रांत क्या हुआ कि जो भी शासन व्यवस्था होगा पूरा इंडिया में होगा, या फिर जो ये बंगाल के अंदर आता था, तो जो बंगाल का में जो नियम लगेगा ये डायरेक्ट इस पे लागू नहीं होगा। ये नॉन रेगुलेशन प्रांत का यही मतलब है कि यहाँ पर कोई भी नियम, हम जैसे हम पैसा एक्ट पढ़ाए हुए हैं, आप देखिएगा जरूर देखिएगा, सेकंड वीडियो मेरा पैसा एक्ट ही था। तो वो जो पैसा एक्ट जो भी झारखंड में लागू हुआ, इससे ये मिलता जुलता आपका है, यही नॉन रेगुलेशन एक्ट होता है, जो कि बाद में 1837 में विल्किंसन रूल लागू होता है। ये विल्किंसन कौन था, ये जो सो आपका कहता है कि अब जो है ये डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 1833 ईस्वी में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
है ना। हम यहाँ पर थोड़ा इससे जरूर मोड़ ले रहे हैं यहाँ पर कोल विद्रोह से, क्योंकि कोल विद्रोह के बाद जो परिणाम हुआ सिर्फ कोल विद्रोह के कारण नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा हाथ था, है ना। तो 1833 में अब देखिए कि ऑल इंडिया लेवल पे क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करता है झारखंड पूरा इंडिया में, उसकी जो है ये क्या करता है कि ये सब क्यों आया था सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या था, व्यापार करने आया था। तो इसका व्यापार करने का काम खत्म हो जाता है 1833 में। अब क्या करता है, ये प्रशासनिक रूप से यहाँ पर आ जाता है, ये अब ये प्रशासन चलाने लगता है। और इसी समय जो है बंगाल का जो गवर्नर कहा जाता था, अब उसको क्या कहा जाने लगा, पूरा इंडिया का गवर्नर कहा, है ना। इसी के नाम, इसी के बाद से सबसे पहले कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिक, है ना। लॉर्ड विलियम, हिस्ट्री जो जानते होंगे, लॉर्ड विलियम बेटिक ही सबसे पहला भारत का गवर्नर बनता है, जो कि पूरा भारत का होने लगता है। पहले बंगाल का गवर्नर होता था। तो इसी समय से स्टार्ट होता है, और इसी के बाद जो है सो क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो है जो बंगाल के अंदर ही आता था, तो वहीं पर ये नियम स्टार्ट होता है, और उसके अनुसार जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हर जगह बनता है। तो ये आपका हजारीबाग का डिस्ट्रिक्ट भी इसी समय बना था। तो उसमें झारखंड में अगर देखा जाए तो 3 ही डिस्ट्रिक्ट था, एक हजारीबाग था, ठीक है, और ये जो है सो आपका एक लोहरदगा था। आज के जो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है, ये इसके पहले लोहरदगा था, उसमें रांची बहुत ही कम लोग जानता था, तो रांची उसमें ना के बराबर था, उससे ज्यादा फेमस लोहरदगा था। और जो है सो इसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। और यही पे पूरा ये आपका हजारीबाग जो जिला बनाया गया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप कहानी पूरा समझ पाएंगे झारखंड का। हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है, ये पहले आप जानते होंगे कि हम रामगढ़ राज आपको बताए हैं, और खड़गडीहा, ये दोनों राज्य को मिला करके ही हजारीबाग जिला 1833 में बनाया था। लोहरदगा में ही सारा आपका आज के डेट में दक्षिणी छोटा नागपुर का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब आ जाता था। और ये सिंहभूम जो है आपका, ये इसमें आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और आज का सरायकेला खरसावां जो था, ये 1837 में बना हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। अब समझ में आया कि झारखंड में आपका जो संथाल परगना जो क्षेत्र है ये है ना। उसके बाद देखिए कि जो पलामू वगैरह जो एरिया आता है, ये भी आपका इसका ही भाग रहता है, लोहरदगा का ही भाग रहता है। आज का जो आपका संथाल परगना जो क्षेत्र है, वो संथाल परगना ये पहले जो है आज का भागलपुर है, उस कमिश्नरेट का भाग था, ठीक है ना। अंग्रेज के आने के बाद वहां पर संथाल जनजाति को बताया मैंने लाया गया ज्यादातर। तो ये भी आपको हम एक शॉर्ट वीडियो जो बनाए थे कल, उसमें भी हमने बताया है कि उसको संथाल को झारखंड में आने से पहले उसको क्या कहा जाता था, साओतोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साओतार या साओतोर कहते हैं ना, साओतार कहते हैं। तो उसको साओतोर कहा जाता था ना बंगाल में इसको, बंगाल से ही नहीं, सब संथाल परगना में इन किया, झारखंड में अंग्रेजी सबको बसाया, क्योंकि वहां पर क्या था, पहले पहाड़िया जनजाति था। एकदम याद रखना चीजें सब। संथाल परगना जब हम जाएंगे तो पूरा पहाड़ी वहां बताएंगे कि संथाल परगना में संथाल भले ही जनजाति है, लेकिन इसके पहले वहां पहाड़िया जनजाति सबसे आगे रहता था। पहाड़िया जनजाति ज्यादा विद्रोह करता है, इसीलिए अंग्रेज लोग लाके संथाल को बसाया है। ये सब कहानी बड़ा मजा आएगा, देखिएगा ना। तो ये साओतोर जो है सो कहलाता था। तो ये जो आज का आप संथाल परगना देख रहे हैं, वो भागलपुर डिवीजन में था, है ना, भागलपुर परमंडल का भाग था। तो हजारीबाग के अंदर रामगढ़ खरड़िया था, उसके बाद जो सो लोहरदगा के अंदर ये सब सारा था, और सिंहभूम ये तीनों था। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं। उसके बाद आपका मानभूम था, है ना, ठीक है। ये आपका 1854 में जो सो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बनता है। लेकिन ये जो सो जंगल महल का हटाने के बाद जो सो 1833 में जंगल महल बना था, उसी समय पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बन गया था। लेकिन वहां पर उस समय क्या था, बड़ा बाजार इसका था, बड़ा बाजार इसका जो सो हेडक्वार्टर था। इसके बाद 1956 में जो सो ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो जानते ही हैं, है ना। 1956 ईस्वी में धनबाद डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। तो मेरा ये कहना था
कि अभी तक जो आप देखें कि जो झारखंड का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसे निर्मित हुआ है, किस किस जिला कैसे बना है वो हम बताएं। ये सारा जो सो आपका नियमन 13 जो है 1833 का, इसी का परिणाम था, उसमें ये सब बना था। और नॉन रेगुलेशन जिला इसको इसलिए प्रांत इसलिए घोषित कर देता है इसको, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी ज्यादा था। और आदिवासी ज्यादा होने के कारण आपको हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्ट जो है सो तुरंत लागू नहीं हो सकता है ना। जो भी ऐसे बंगाल में जो भी नियम लगेगा तो तुरंत इस पर नहीं लगेगा, इसके लिए अलग से कानून रहता है। और यही पर यहाँ जो आपको विल्किंसन हम बताए ना, विल्किंसन कौन था पहले, यहाँ कैप्टन रहता है। देखिए कितना बड़ा इसको पद फरमान में मिलता है विल्किंसन को, है ना। ये जो है सो क्या होता है, आपको जो हम बताए थे ना कि 1833 में ही भारतीय गवर्नर हो गया। तो ये गवर्नर का एजेंट के रूप में काम कर बोला कि अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट इस पर ये नहीं करेगा, इसके लिए आपको एक एजेंट रहेगा जो कि उसके एजेंट के रूप में काम करेगा। ये डायरेक्ट गवर्नर का रहेगा, है ना। जैसे अभी भी आप देखिएगा जो अधिसूचित क्षेत्र है झारखंड का, उस पर झारखंड का नियम तुरंत लागू नहीं होता है, उसमें राष्ट्रपति का रहता है, राष्ट्रपति के बिहाफ पे राज्यपाल रहता है, राज्यपाल ही उसका एजेंट रहता है, और राज्यपाल जो कहता है उसी अनुसार वहाँ पर नियम लगता है। तो ये भी एक एजेंट ही था विल्किंसन, जो कि ये विल्किंसन रूल आपका 1837 में आता है। वही नॉन रेगुलेशन जो अभी अभी हम बताएं आपको बार बार, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, है ना। तो ये जो है आपका स्टेट नॉन रेगुलेशन स्टेट, इसको जो घोषित करता है बाद में 1837 में। अब देखिए विल्किंसन जो रूल लागू होता है, विल्किंसन कहा जाता है ना कि ये सब क्षेत्र का भगवान अगर कहा जाए तो है, रियली में था। क्योंकि इसके बाद जो हुआ उन लोग को शांत करने के लिए, क्योंकि आदिवासियों का मजबूरी को समझा गया कि क्यों आखिर यहाँ बार बार विद्रोह हो रहा है, और उसके अनुसार जो वहाँ पर शासन व्यवस्था लागू हुआ। अभी भी आप देखिएगा कि अभी जो लेटेस्ट आप 2025 में भी आप देखिएगा कि वो सब सिंहू एरिया में अभी भी विद्रोह होता है, और कहता है कि ये विल्किंसन रूल फिर से लागू किया जाए। तो विल्किंसन रूल में वही है कि इसमें कहता है कि जो हमारा पंचायत पढ़ा पंचायत वगैरह जो था, वो मानकी वगैरह जो था, मुंडा जो था, ये सब सारा फिर से सरदार, जो सरदार क्या था, सुरक्षा करता था, सबका रक्षा करता। सरदार आजकल देखिएगा कि अभी संजीव सरदार है, कहाँ का सरदार, संजीव सरदार कहाँ का विधायक है, अभी पोटका का है ना, पूर्वी सिंहभूम का। ये सरदार जो नाम हुआ क्या हुआ, उसी का जो है जनजाति लोग का अपना सरदार जो होता था, जो सबका सरनेम, सरनेम मतलब जो उसका सुरक्षा करता उसको, उस आज हम लोग सब पांडे जी जो कह रहे हो, पांडे जी क्या है अगर देखा जाए अगर, तो ये आज के डेट में सरनेम बन गया, लेकिन जो पूजा पाठ करता था वो पंडित जी होता था। तो वही सरदार आपका उसी समय का जो था आदिवासी का, उसी का जो घर का अपना था, वो अपना आप सरनेम बना लिया है। तो ये संजीव सिंह सरदार जो है नाम है, टाइटल उसका, उस समय का पारंपरिक जो उसका शासन व्यवस्था था उसी का ही ये रूप लिया हुआ है। तो ये संजीव सरदार के पोटका का है। तो ये जो सरदार लोग जो था, मानकी व्यवस्था था या मुंडा वगैरह जो था पढ़ा पंचायत का, वो कहता है कि अभी भी लागू करिए। 2025 में भी फिर से ये बवाल जो है उठ रहा है। तो ये जो नॉन रेगुलेशन के अंदर जो आता है आपका विल्किंसन रूल 1837 में, ये क्या करता है, अंग्रेज आने के बाद जो ये सब शासन व्यवस्था को इंड कर दिया था, जमींदार लोग आ गया था, और उसके बाद राजा इसका मेन होता था जमीन का हकदार, और उसके अनुसार जमींदार कर वसूल के देता था अंग्रेज को। अब बोला नहीं, ये मानकी वगैरह जो है, ये मानकी ही अब क्या होगा, ये मानकी ही आपका व्यवस्था, और जो मुंडा व्यवस्था जो पहले से था वही चालू होगा। और विल्किंसन इसका एजेंट के रूप में वो देखभाल करेगा कि रियली में इस तरह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस कार्य को देखने का काम जो भारत का गवर्नर का एजेंट के रूप में जो काम कर रहा था, वो विल्किंसन को बनाया गया था। ठीक है। एक चीज और आ जाएगा कि कॉल विद्रोह को भी किसने खत्म किया था, तो ये भी कर्नल रिचर्ड्स ने ही किया था। ये याद रखिएगा कि कॉल विद्रोह हो विद्रोह दोनों को खत्म करने में अगर ज्यादा अगर हाथ है तो ये कर्नल रिचर्ड्स का है। मेजर रफसेस आपको बताएं हम ना कि ये जो है सो हो विद्रोह का 1820-21 में जो हुआ था, उसका जो उसमें जो लोग सेना लेकर के आया था, जो हमला किया था, उसमें रफसेस था। एक चीज और हम भूल गए थे कि जो हो विद्रोह हुआ था, आपको हो विद्रोह जो हम बताए थे ना 1820 से लेकर 21 तक, तो इसमें हो विद्रोह में सबका घर से जो सो क्या कहा कि 50 आना जो है आपको पर हल
है ना, हर हल पर जो है सो आपको 50 आना कर देना है। जब वो हो विद्रोह समाप्त किया था तो अंग्रेज ने इसे किया हुआ था। तो ये अगर आ जाएगा, मान लीजिए अगर कि हो विद्रोह में अंग्रेजों ने कितने रुपए इन लोग को कितना लगान हर घर पर हर हल प्रति दिया था कि कितना लगान देना पड़ेगा, तो ये 50 आना रहेगा। ये चीज़ को जरूर आप याद रखिएगा, है ना। और एक पोटो हो को आपको बताया था ना कि इसका मेन जो नेता होता है वो पोटो हो होता है। पाठ हो नहीं, पोटो होगा, सॉरी, है ना। पातो हम लिख देते हैं, पोटो हो होगा। पोटो पर ही अभी जैसे देखिए खेल का बहुत सारा योजना बना रही है झारखंड सरकार। तो ये पोटो हो जो है सो इसका मेन नेता था। किसके कारण हुआ था हो विद्रोह? जगन्नाथ सिंह के कारण से। और जो सो आपका हो विद्रोह जो है इसका मुख्य नेता कौन कौन था? इसमें पतसुई कर, आबकारी कर, ये सब जो लगाया गया था उसको भी जरूर रखिएगा। कर्नल रिचर्ड्स को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही में था। विल्किंसन को तो जरूर याद रखना है। अभी विल्किंसन देखिए कैप्टन से इसका एक एजेंट का बन जाता है, गवर्नर का कम बड़ा पोस्ट नहीं मिलता है। और ये इसका भगवान के रूप में इसको पूजा जाता है आज की डेट में विल्किंसन को, क्योंकि विल्किंसन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और जो है पूर्वी सूबे पश्चिमी सूबा सिहू या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर का सारा जो आदिवासियों का जो अपना पारंपरिक शासन व्यवस्था था उसको फिर से लागू किया। तो आज का क्लास इतना ही है। धन्यवाद।